आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और फर्स्ट पार्ट में अपन ने जैसे ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, सामान्य एक परिचय पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों का वितरण कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे महाद्वीप और महासागर किसी निश्चित जगह पे पाए जाते हैं। कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ मानो कि ज्योग्राफी की रीड है कुछ सिद्धांत, ऐसी चीज़ें भी आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। रोटेट कर लेती हूँ मैं इसको। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा था। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं और आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पे महाद्वीप और बाकी परसेंट भाग पे महासागर फैले हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 29% भाग पे हमारे महाद्वीप हैं और बाकी बचे हुए 74% भाग पे हमारे यहाँ पे महासागर है। मतलब पानी का विस्तार ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ पे महाद्वीप जो हैं वो कम है। ठीक है, पानी पृथ्वी पर ज़्यादा है। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। वर्तमान में जो महाद्वीप जहाँ है, जो महासागर जहाँ है, पहले वह ऐसा नहीं हुआ करता था। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं होगी। मतलब ना तो आज जैसी स्थिति थी, ना आज जैसी स्थिति आने वाले समय में होगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी और इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि ऐसी स्थिति नहीं थी तो पहले यह कैसे थे, और इनकी स्थिति में चेंज हुआ तो कैसे हुआ। यदि यह सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है तो अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीप और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। कि मतलब क्या सच में महाद्वीप और महासागर पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, और क्या भविष्य में ऐसे नहीं होंगे। क्या वर्तमान में इनकी स्थिति चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है, हमें क्यों नहीं पता चलता। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहले इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह नाम दिया है। एक सिद्धांत आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मानो ज्योग्राफी की रीड है। अगर आपकी ज्योग्राफी है तो आपको सपने में भी ये याद होना चाहिए कि वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। ठीक है, इंग्लिश नाम भी इनके साथ साथ थोड़ी से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार जैसा मैं हमेशा कहती हूँ पेपर में हिंदी गलत लिख देते हैं और ऊपर लिखा हुआ होता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों की लिखावट में मिस्टेक पाई गई तो इंग्लिश ही मान्य होगी। अगर हिंदी में मिस्टेक है तो हम उधर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर हमें इंग्लिश वर्ड्स पता है तो। इसलिए हमें थोड़ा सा इंग्लिश भी अपने सब्जेक्ट का तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इस समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 में एक डच वैज्ञानिक मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। तो ये कह रहे हैं कि जो विश्व महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, ये कह रहा है जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तरफ के महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर के एक तरफ है उत्तरी अमेरिका, एक तरफ है दक्षिणी अमेरिका, एक तरफ है यूरोप, ऐसे यूरोप निकला हुआ है, और नीचे की तरफ है अफ्रीका, ये बीच में है अटलांटिक महासागर। ये कह रहा है कि इन दोनों तरफ के महाद्वीपों को अगर मिलाया जाए तो इनमें आश्चर्यजनक सममिति पाई जाती है इनकी तटरेखा में। मतलब यहाँ पे जो खांचा है वो इसमें जाके मिल जाएगा, यहाँ पे जो जगह है वो इसमें जाके मिल जाएगी। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ के टुकड़े हैं। मान लो पहले ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और टूटकर अलग हो गए, इसलिए ये जुड़े हुए से लगते हैं, इसलिए इन दोनों की तटरेखा में बहुत ज़्यादा समानता मिलती है। और इस बात को सबसे पहले बताने वाला था 1596 में एक मानचित्रवेत्ता था, मतलब मानचित्र बनाता था, अब्राहम ऑर्टियलिस। इसने एक संभावना बताई कि यार ऐसे क्यों लग रहा है कि ये दोनों तरफ के महाद्वीप एक जैसे लग रहे हैं। उसके बाद में एंटेनियो पेलिग्रिनी ने
एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके दिखाया। एक और मानचित्र मतलब कोई वैज्ञानिक हुआ एंटोनियो पेलेगोनी, इसने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को उसने इकट्ठा करके दिखाया भी, है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप को भी और अफ्रीका को भी इसने मिला के दिखाया। फिर आगे चलकर जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सन 1912 में प्रस्तावित किया और यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। तो देखो हमसे ना एक बार नेट में ये भी पूछा गया है कि अल्फ्रेड वेगनर कौन थे, मतलब मानचित्रवेता थे या साइंटिस्ट थे या फिर अलग अलग समुद्रवेता थे। तो ये मौसमविद थे। कौन थे? मौसमविद थे, मतलब मौसम के संबंधित शोध किया करते थे। और इन्होंने सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दिया? 1912 में दिया। और यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि कैसे महाद्वीप और महासागर वितरित हैं। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए हैं। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस महाद्वीप को पेंजिया कहा तथा और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, और विशाल महासागर को उन्होंने पैंथालासा कहा जिसका अर्थ होता है जल ही जल। अब वेगनर जी ने क्या कहा कि आज से लाखों साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ऐसा गोला था, या फिर मतलब कोई भी आकृति मान लो, चौकोर तिकोना जो भी है, लेकिन ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनमें गैप नहीं था। इस जुड़े हुए विशाल महाद्वीप को इन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया कहा। और पेंजिया का मतलब होता था संपूर्ण पृथ्वी, मतलब ये सारे जो महाद्वीप है वो एक जगह जुड़े हुए थे। और इसने कहा कि इस पेंजिया के चारों तरफ बहुत बड़ा महासागर था, बहुत बड़ा पानी पानी था, मतलब इसके चारों तरफ। इसे इन्होंने कहा पैंथालासा। क्या कहा? पैंथालासा। और पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। तो अल्फ्रेड वेगनर ने दो नाम दे दिए अब तक, पेंजिया और पैंथालासा। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस महाद्वीप मतलब पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। पेंजिया पहले दो खंडों, दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। तो ये कह रहा है आज से 20 करोड़ साल पूर्व जो ये पेंजिया था, जो पहले एक हुआ करता था, अब दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग कहलाया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। मतलब ये बीच में से टूट गया, जो भी अपना था ये बीच में से टूट गया, है ना। तो उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, तो अब तक इन्होंने 3 नाम दे दिया, पेंजिया, पैंथालासा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि आप सबको जो ये है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। और विस्थापन के पक्ष में इन्होंने अनेक प्रमाण भी दिए और इनमें से कुछ इस प्रकार है। तो इन्होंने कहा कि बाद में जो है लॉरेशिया कई भागों में बंट गया और फिर अंगारा लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड कई भागों में बंट गया और जिनसे आज के जो महाद्वीप हैं वो बने। तो वेगनर ने अब तक क्या कहा? वेगनर ने कहा कि पहले सभी महाद्वीप 1912 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने कहा कि पहले सभी महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, और सभी महाद्वीपों के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे इन्होंने पैंथालासा कहा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 20 करोड़ साल पूर्व पेंजिया दो भागों में बंट गया। उत्तरी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया। लॉरेशिया का ही दूसरा नाम वैसे अंगारा लैंड भी है, इसलिए मुझे बार बार वो याद आ रहा है। और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया और आगे चलकर यह लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में बंट गए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अब कुछ प्रमाण भी इन्होंने दिए कि पक्ष में बहुत सारे प्रमाण दिए कि मतलब इन्होंने सिद्ध किया कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। सबसे पहले महाद्वीपों में साम्य। इन्होंने कहा कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाती है। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया और तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई। मतलब ये कह रहा है कि दोनों तरफ, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, मोस्टली दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तटों को अगर मिलाया जाए तो तटों में साम्यता दिखाई देती है। मतलब दोनों तट बिल्कुल मिल जाते हैं। ऊपर से भी हमें कुछ साम्यता दिखाई देती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने जो साम्यता की है वो 1000 फैदम की गहराई पर की है। मतलब 1000 फैदम नीचे डालते हैं ना समुद्र में, तब हम देखते हैं कि जो दोनों तट हैं
हैं वो बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि एक ही चीज़ के दो टुकड़े हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि तटों में साम्यता पाई जाती है। फिर महासागरों के पार के चट्टानों की आयु में समानता। इन्होंने कहा कि आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन शैलों के समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट और अफ्रीका तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। इससे भी ये पता चलता है कि पहले वहाँ महासागर की उपस्थिति नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि जो अफ्रीका है और जो ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका में है ब्राज़ील और अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका है, इन दोनों में बोल रहा है कि जो चट्टानें हैं ना वो बिल्कुल सेम पाई जाती है, सेम तरह की चट्टानें हैं और दोनों की जो आयु है वो 200 करोड़ साल पुरानी है। और अगर दोनों में देखें तो दोनों में ही समुद्र के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के निक्षेप पाए जाते हैं समुद्र के। वर्तमान में दोनों में समुद्र नहीं है, ना ब्राज़ील में और ना ही अफ्रीका में, है ना, लेकिन समुद्र के निक्षेप भी सेम है, चट्टानों की आयु भी सेम है। इस तरह से भी इन्होंने सिद्ध किया कि पहले ये भाग आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा टीलाइट वे अवसादी चट्टानें होती है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टीलाइट है जो विस्तृत और लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं, और इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में यह समानता ये स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। सबसे पहले तो इसने बताया है टीलाइट होता क्या है। टीलाइट क्या होता है? टीलाइट होता है हिमानी के निक्षेप, मतलब बर्फ़ के जो निक्षेप होते हैं वो होते हैं टीलाइट। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में जो भी स्थल विश्व में गोंडवाना क्षेत्र से बने हुए हैं उन सब में टीलाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, और गोंडवाना क्षेत्र से भारत का भी दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना से मिला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे मेडागास्कर, फॉकलैंड द्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो भी अपने मोस्टली साउथ के हिस्से हैं ना विश्व के, मतलब ये नीचे वाला विश्व है ना जिसमें दक्षिण अमेरिका भी आ जाएगा, अफ्रीका भी आ जाएगा, यहाँ पे मेडागास्कर भी आ जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, दक्षिणी भारत भी आ जाएगा। इन सब में टीलाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि वर्तमान में तो यहाँ बर्फ़ है ही नहीं। तो टीलाइट के निक्षेप से हमें क्या पता चलता है कि एक समय में ये सभी आपस में जुड़े हुए थे उत्तर वालों से, और यहाँ भी बर्फ़ पाई जाती थी। ठीक है। इसके अलावा प्लेसर निक्षेप, घाना तट में सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त सिराएं ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं, अतः ये स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये कह रहा है कि जो अफ्रीका में घाना है वहाँ पे सोने युक्त प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, सोने की शिराएं पाई जाती है, जबकि वहाँ ऐसे चट्टानें ही नहीं है जिनमें सोने की शिराएं बन सके। ऐसी चट्टानें तो ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील की चट्टानों जैसी शिराएं अब अफ्रीका में क्यों पाई जाती हैं, घाना में? इससे भी सिद्ध होता है कि पहले कहीं ना कहीं ये एक थे। ठीक है। इसके अलावा जीवाश्मों का वितरण, यदि समुद्र अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल और स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रेक्षण से लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, और कुछ वैज्ञानिक ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। ये कहता है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो भारत में भी पाए जाते हैं, मेडागास्कर में भी पाए जाते हैं, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, है ना। और इससे भी ये पता चलता है कि इन तीनों में सेम जीव की उपस्थिति से पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्राचीन काल में ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, और कई वैज्ञानिक तो इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर लेमूरिया भी कहते हैं, लेमूरिया महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा मेसोसोरस नामक एक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं, और इनकी अस्थियां दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील की इरावर शैल समूह में मिलती है। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर है और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है।
ये कह रहा है कि मेसोसारस नामक एक जीव है जो आज अफ्रीका में और जो ब्राज़ील है, इन दोनों में मेसोसारस नामक जीव के अवशेष पाए जाते हैं, जबकि मेसोसारस नामक जीव जो है वो समुद्र में ही पाया जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में ही समुद्र नहीं है। इसका मतलब भी यही है कि पहले कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए थे और इसके प्रमाण आज मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार ये जितने भी इन्होंने साक्ष्य दिए हैं ना, वो एक बार रिपीट कर लेना, जो वीडियो है उसको दोबारा देख लेना और उसके हैंडमेड नोट्स बना लेना आप लोग, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।